Hello everyone. Once again, welcome you all. Okay, so guys, please let me know that I'm properly audible and visible to everyone. एक बार सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिए दैट मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी की, है ना। कल के सेशन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, ठीक है, डिस्कस किए थे लास्ट सेशन पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे पॉवर्टी की। पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है ही साथ अगर वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विद इन द इंडिया की अगर बात करें इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, तो ब्रॉड लेवल पर अगर आप देखें तो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लेवल पर प्रॉब्लम जो है हमारी कंट्री के लिए रहती है ना। सो पॉवर्टी या फिर गरीबी से लड़ने के लिए अ लॉट ऑफ स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सरकार के थ्रू लॉट ऑफ जो है स्टेप्स जो है सरकार लेती रहती है, बहुत सारे कदम उठाती है जिससे पॉवर्टी को या फिर गरीबी को ख़त्म किया जा सके। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पॉवर्टी आखिरकार होती क्या है, गरीबी आखिरकार होती क्या है। पॉवर्टी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे पॉवर्टी किस किस टाइप्स की होती है, और उसको निकालने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है ना। और लॉरेंज कर्व का यूज़ किया जाता है, तो लॉरेंज कर्व वगैरह भी हम सीखेंगे, लॉरेंज कर्व क्या होता है और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारा पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, तो आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंड्स पॉवर्टी। इसको हम लोग नाम देते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी या फिर इसी को निर्धनता या फिर गरीबी या फिर बेरोजगारी कहते हैं। निर्धनता या फिर गरीबी या फिर दिस इज पॉवर्टी, है ना। तो पॉवर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट का जो ग्राफ है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर इसके बाद आने वाले सेशन में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है, उत्पादन से जुड़ा हुआ जो कर्व होता है, उत्पादन संभावना का वक्र, उसके बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स सीखेंगे। तो इसको कंसेप्ट को समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आगे जब हम चीज़ें पढ़ें तो आगे के पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए क्लियरली, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पॉवर्टी की। देखिए, सबसे पहली बात, पॉवर्टी है क्या, गरीबी है क्या। देखिए, पॉवर्टी क्या है, जो निर्धनता या फिर गरीबी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता। सो व्हाट इज बेसिकली पॉवर्टी? पॉवर्टी इज अ स्टेज इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई जो बंदा जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड्स को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को हम पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अपनी आवश्यकताएं फुल पूरी कर पा रहा है कि नहीं। आवश्यकताओं की बात नहीं है। आवश्यकता तो मेरे को एक बढ़िया मर्सिडीज BMW कार की आवश्यकता है, एक आईफोन की आवश्यकता है ना, एक मैकबुक हो जाए तो और अच्छी बात है। तो आवश्यकता तो कुछ भी हो सकती है ना। वी हैव डिस्कस दैट द नीड्स आर बेसिकली अनलिमिटेड। नीड्स भी अनलिमिटेड होती है, डिज़ायर भी अनलिमिटेड होती है। आवश्यकता यहाँ पर जब हम बात करते हैं गरीबी के कंटेक्स में, पॉवर्टी के कंटेक्स में, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर बात होती है बेसिक नीड्स की, है ना। बेसिक नीड्स मतलब मूलभूत आवश्यकताएं। जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं अगर नहीं पूरी होती हैं, देन उसको हम लोग पॉवर्टी के केस में कहते हैं। एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। जीवन जीने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको हम, अगर उनसे हम वंचित हैं, है ना, तो हम जो है क्या कहलाएंगे, हम पॉवर्टी कंडीशन में कहलाएंगे। भारत में पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, कैसे निकाली जाती है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी की अगर बात करें, व्हाट इज फ्रेंड्स पॉवर्टी? पॉवर्टी इज अ स्टेज इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, है ना। तो अगर हम सिंपली कहें तो गरीबी या फिर निर्धनता, गरीबी वह अवस्था है, गरीबी या फिर निर्धनता वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें जिसमें समाज का कोई वर्ग, जिसमें समाज का कोई वर्ग या कोई व्यक्ति, समाज का कोई वर्ग या कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, पूरी नहीं
कर पाता, है ना। सो पॉवर्टी इज अ स्टेज इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, है ना। तो सिंपली अगर हम लिख लें पॉवर्टी इज अ स्टेज, पॉवर्टी का एक स्टेज है, ऐसा नहीं मैं आज गरीब हूं तो जिंदगी भर गरीब रहूंगा, है ना, ऐसा नहीं, ये कंडीशन है। अभी मेरे पास अगर बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं है और उन ज़रूरतों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो आज मैं गरीब हूं। लेकिन हो सकता है अगर मेहनत करें, पैसा आ जाए, एफर्ट डाला जाए, पैसा आ जाए, तो उस केस में आप गरीबी की कंडीशन से बाहर भी निकल सकते हैं, है ना। तो बिल गेट्स साहब का एक बहुत अच्छा जो है कोट है कि ना, कि आप गरीब पैदा होते हैं या गरीब घर में हैं या गरीब परिवार में हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप ज़िंदगी भर गरीब रहते हैं या फिर गरीब ही मरते हैं या ज़िंदगी भर गरीब रहते हैं तो उसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है, ठीक है। तो अगर आज की डेट में आपकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशंस हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, है ना, और अपनी पढ़ाई पर अभी फ़िलहाल जैसे अच्छे से फोकस करते हैं, तो बिल्कुल आज की जो कंडीशन है, आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो ज़रूर उससे बेटर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी। तो पॉवर्टी इज़ अ स्टेज इन विच a person is not able to fulfill their basic need, है ना। यहाँ पर बेयर नेसेसिटीज या बेसिक नीड्स की बात की जा रही है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द बेसिक नीड्स। अगर हम बेसिक नीड्स देखें तो जनरली बेसिक नीड्स के तौर पर तो कई सारी चीज़ें आती है, बट हम 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इनको हम जब कहते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है हिंदी में, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। फिर खाने के लिए फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, कपड़े हो गए, और रहने के लिए घर, है ना। तो घर मतलब ये नहीं कि अपना खुद का घर हो तभी, अगर आप किराए के घर में भी रहने, मतलब रहने के लिए एक छत हो, तो आप जो है इस पर्टिकुलर पॉवर्टी की स्टेज से बाहर है ना। तो पॉवर्टी इज अ स्टेज इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, है ना। चलिए, आई थिंक ये तो हमें बेसिक सी बात समझ में आ गई कि गरीबी या फिर निर्धनता है क्या। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी जो अक्सर पूछा आता है, फिर उसके आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, जिसमें 2 मेजर हमें डिस्कशन करने हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी या फिर निर्धनता के प्रकार, निर्धनता कहिए या गरीबी कहिए, निर्धनता के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी या फिर निर्धनता के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की हम बात करते हैं, निर्धनता के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, पॉवर्टी को हम 2 तरीके की, 2 मेजर पॉवर्टीज होती हैं जिन पर अक्सर डिस्कशन किया जाता है। एक होती है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। एक को हम लोग कहते हैं आपका रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी को फ्रेंड्स नाम दिया जाता है सापेक्ष निर्धनता। क्या कहते हैं इसको? सापेक्ष निर्धनता के नाम से जानते हैं, सापेक्ष निर्धनता या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरा हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कहा जाता है निरपेक्ष निर्धनता। 2 केसेस हैं, एक हमारे पास सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी, और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। तो सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, ये 2 मेजर कैटेगरीज हम देखते हैं जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, है ना, जब हम बात करते हैं निर्धनता की। समझिएगा फ्रेंड्स, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? तुलना करके गरीबी का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, हमारी नज़र में देखा जाए तो अंबानी साहब जो है, अंबानी साहब हमें लगता बहुत अमीर आदमी हैं, रिच आदमी हैं, या रतन टाटा साहब बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग पता है गरीब लोग हैं। किसकी तुलना में? जब हम बात करते हैं बिल गेट्स की, वॉरेन बफेट की बात करते हैं, एलॉन मस्क की बात करते हैं, तो इन जुकरबर्ग की बात करते हैं, तो इन लोगों की तुलना में ये लोग क्या हैं? गरीब हैं। अगर आप पूछो कि अंबानी साहब आप गरीब हो, तो कहेंगे नहीं नहीं, गरीब मैं नहीं हूँ, गरीब तो सचिन तेंदुलकर है, या फिर MS धोनी है, शाहरुख खान है, ये सब लोग गरीब लोग हैं।
तो अंबानी की तुलना में ये सचिन वगैरह ये सब लोग गरीब हो गए। अब इनकी तुलना में हमारे शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं जो मर्सिडीज़ BMW से चलते हैं वो गरीब हैं। अब ये जो हमारे जो है शहरों में मर्सिडीज़ BMW फरारी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं उनकी तुलना में हम लोग गरीब हैं। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं सर हम भी गरीब नहीं, गरीब तो वो है जो रिक्शे वाला है। रिक्शे वाला कहता नहीं साहब हम भी गरीब नहीं है, गरीब तो वो है जो जो है पैदल चल रहा है या जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो होता क्या है रिलेटिव पॉवर्टी में, व्हाट यू डू बेसिकली, आप क्या करते हैं कंपैरिजन करके गरीबी का मेजरमेंट करते हैं, आप तुलना करके गरीबी का मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, आप कंपेयर करते हैं। जैसे आज मैं जो है आज मेरे पास ले सपोज स्कूटी है, तो मैं एक कार वाले को देखता हूँ, भले वो बंदा ऑल्टो कार चला रहा है या मारुति 800 चला रहा है, तो वो बंदा मेरे को अमीर दिखता है। क्यों? क्योंकि आज मैं स्कूटी या बाइक से चल रहा हूँ। लेकिन वही मैं अपने पड़ोस में देखता हूँ कोई बंदा पैदल भी चल रहा है, तो मैं उसको देख के लगता है कि यार वो गरीब है, मैं अपने आप को अमीर समझता हूँ। वहीं जो बंदा ऑल्टो या फिर कार से चल रहा है ना, मान लेते स्विफ्ट कार से चल रहा है, तो अगला जो है होंडा सिटी वाले को देखता, वो सोचता है यार वो अमीर है, और वो बाइक वाले को देखता सोचता बाइक वाला गरीब है। तो आप क्या करें? तुलना कर रहे हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी में आपको क्या बात समझ में आई? व्हेन द पॉवर्टी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। जब गरीबी का आकलन तुलना करके कंपैरिजन करके निकाला जाएगा तो इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। इस तरह की पॉवर्टीज़ को बहुत बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है ना। और जब हम कंपैरिजन पॉवर्टीज़ की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर या फिर जब ब्रॉड लेवल पर हम पॉवर्टी देखते हैं तो इसका बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होता है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब गरीबी का आकलन या निर्धनता का आकलन, जब गरीबी का आकलन जब गरीबी का आकलन समाज में तुलना करके किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करें? कंपैरिजन करके पॉवर्टी मेजर करें। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता? पॉवर्टी इज मेजर, पॉवर्टी इज मेजर with the help of comparison. Poverty is measured with the help of comparison. गरीबी का आकलन, गरीबी कैसे निकाली जा रही है? तुलना करके, पॉवर्टी मेजर करके, पॉवर्टी को कंपेयर करके निकाला जा रहा है। तो जब कभी भी आप पॉवर्टी निकालेंगे कंपैरिजन करके, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी दैट इज सापेक्ष निर्धनता। अगला हमें फ्रेंड्स देखने को मिलता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निर्धनता। देखिए जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं, निरपेक्ष निर्धनता की बात करते हैं, तो इसमें जो है तुलना नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, देखिए मैं दूसरे पेज पर बताता हूँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर बताता हूँ। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें फ्रेंड्स एक आधार रेखा मानी जाती है, इसमें एक बेस लाइन या फिर एक रेफरेंस लाइन मानी जाती है, या फिर इसी को हम गरीबी रेखा कह देते हैं। एक बेस बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि इस आधार रेखा से जितने लोग ऊपर हैं, कुछ कंडीशन बनाई जाती है और ये कहा जाता है इस कंडीशन से जितने लोग इस कंडीशन पर या इससे ऊपर हैं वो सब लोग गरीब नहीं हैं। ये नहीं कहा अमीर हैं, बस ये कहा कि गरीब नहीं है। और इस कंडीशन से जितने नीचे लोग हैं, ये जो लोग इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो सब लोग गरीब कहलाएंगे। तो जब गरीबी का आकलन, जब पॉवर्टी का मेजरमेंट किसी आधार रेखा या किसी बिंदु को मानकर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। निरपेक्ष निर्धनता में क्या होता है, कोई एक आधार रेखा, कोई एक रेफरेंस पॉइंट, कोई एक गरीबी रेखा, इस तरह का कोई एक पॉइंट स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उस स्टैंडर्ड से नीचे जितने लोग होंगे वो गरीब कहलाते हैं और स्टैंडर्ड से ऊपर जितने लोग हैं वो गरीब नहीं हैं। ये नहीं कहा अमीर है, बस ये कहते हैं कि गरीब नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? पहले बताइए, इतना सभी ने लिख लिया? फिर मैं आगे बढ़ूँ, फटाफट इतना लिखिए सभी लोग। देखिए इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं।
जब गरीबी का आकलन समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में तुलना करके किया जाता है तो इसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, जब किसी आधार रेखा या किसी आधार बिंदु को मान के गरीबी का आकलन किया जाएगा तो उसको हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसमें लिख लेते हैं। जब गरीबी का आकलन किसी आधार रेखा, जब गरीबी का आकलन किसी आधार रेखा व आधार बिंदु को मानकर किया जाता है, वह आधार बिंदु को मानकर आधार बिंदु ब्रैकेट में गरीबी रेखा को मानकर किया जाता है, को मानकर किया जाता है। ठीक है, सिंपली पॉवर्टी इज मेजर with the help of poverty is measured with the help of some reference line or baseline or poverty line. When poverty is measured with the help of some reference line, baseline, है ना, जब गरीबी का आकलन किसी बेस लाइन, बेस रेखा, किसी आधार रेखा, किसी आधार बिंदु को मानकर किया जाएगा तो इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा इट्स क्वाइट इजी। हमने देखा कि निरपेक्ष सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, जब गरीबी का आकलन तुलना करके किया जाता है तो सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। और निरपेक्ष निर्धनता में क्या होता है, जब गरीबी का आकलन जो है वो किसी आधार रेखा या किसी आधार बिंदु को मानकर किया जाता है। अब हम एक काम करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी को निकालने के लिए दो बहुत पॉपुलर मेथड हैं। इसमें एक मेथड कहलाता है आपका लॉरेंज कर्व मेथड या फिर लॉरेंज वक्र विधि, और दूसरा कहलाता है गिनी कोफिशिएंट मेथड। इसके दोनों के ग्राफ जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर इन ग्राफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को निकालने के लिए दो मेथड हैं। लॉरेंज कर्व मेथड, किसको निकालने के लिए, रिलेटिव पॉवर्टी को निकालने के लिए। रिलेटिव पॉवर्टी को निकालने के रिलेटिव पॉवर्टी क्या होगी आपकी, सापेक्ष निर्धनता को अगर आप निकालना चाहते हैं, है ना, तो इस केस में आपको दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे। एक पहला मेथड कहलाता है, इसमें पहला मेथड आपका कहलाता है लॉरेंज कर्व मेथड। लॉरेंज कर्व मेथड है, लॉरेंज वक्र विधि, और दूसरा है गिनी कोफिशिएंट मेथड। कोएफिशिएंट मेथड, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र विधि, लॉरेंज वक्र विधि
गिनी गुणांक विधि, ये दोनों हमें पढ़ना है। अब कंसेप्ट क्रूशियल है, थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल खोल के बैठिएगा। दिमाग खोल के बैठने का मतलब बहुत ध्यान से फोकस करके समझिएगा, समझ में आ जाए तब कॉपी में लिखिएगा। लॉरेंज कर्व, अगर आपको लॉरेंज कर्व समझ में आ गया, लॉरेंज कर्व मेथड समझ में आ गया, तभी आपको गिनी कोफिशिएंट समझ में आएगा। ठीक है, लॉरेंज वक्र नहीं समझ में आया तो गिनी कोफिशिएंट नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत फोकस करके बहुत इत्मीनान से देखिए और आपको आराम से समझ में आएगा, है ना, जैसे कि हम लोग बाकी टॉपिक समझते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा चलिए, इससे छोड़कर इससे आगे बढ़ते हैं, है ना, लॉरेंज कर्व भी देखते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक इन जनरल क्वेश्चन पूछूं कि भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, वैसे रीजंस देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, अगर भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण मैं अगर आपसे पूछूं क्या है, तो इस सवाल का जवाब आप सोचिए भी बताइएगा। बट उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उस पॉइंट को फोकस करिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई सोसाइटी है ना, कोई एरिया है, मान लेते हैं एक एरिया है सेक्टर 14, है ना, सेक्टर 14 हिसार में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा सेक्टर 14 एक एरिया है, मान लेते हैं हिसार हरियाणा में। ठीक है, या कहीं भी एक, तो दिल्ली में, नोएडा में, हर जगह सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इस सोसाइटी के अंदर 4 फैमिली है ना, ये 4 परिवार हैं, ये 4 फैमिली है। ये फैमिली है ए, फैमिली है बी, ये बी परिवार है, ये सी है और डी। दीज आर 4 फैमिलीज वी आर हैविंग। ये 4 आपको परिवार देखने को मिल रहे हैं। इन सभी के सभी परिवारों के अंदर कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स इन ईच फैमिली। हर परिवार के अंदर जो है कितने सदस्य हैं? 5-5 सदस्य हैं। ठीक, हर परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं? 5-5 सदस्य हैं। और ये 4 घर मैंने आपको बताए, ये इस सोसाइटी के अंदर 4 घर हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इस घर की सालाना आय जो है वो है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इस घर की सालाना आय है। इस घर की सालाना आय है 25 लाख रुपए। इस घर की सालाना आय है 65 लाख रुपए। और इस घर की सालाना आय है 18 लाख रुपए। ये इन सभी परिवारों की फैमिली इनकम है, टोटल इनकम है। इस परिवार की टोटल इनकम है 20 लाख, इसकी 25 लाख, इसकी 65 लाख, इसकी 18 लाख। और हर परिवार के अंदर 5 सदस्य, देयर आर 5 मेंबर्स विद इन ईच फैमिली। ठीक, अब मैं यहां पर एक सवाल आपसे पूछूं, अगर मैं यहां पर अगर एक मैं पॉइंट आपको बताऊं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि इस सोसाइटी का सबसे अमीर परिवार, इस सोसाइटी का सबसे रिचेस्ट जो फैमिली है, इस सोसाइटी की जो सबसे रिचेस्ट फैमिली है, मैंने आपसे कहा इस सोसाइटी का जो सबसे अमीर परिवार है वो है सी का। जो सी फैमिली है ये सबसे अमीर फैमिली है, इस सोसाइटी की सबसे अमीर फैमिली, सबसे रिचेस्ट फैमिली है। और यहीं पर मैंने आपसे एक और स्टेटमेंट दिया आपको कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जिस घर में रहते हैं ना, वो भी सी का है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी इसी घर में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल, सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है इसी घर में रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा गरीब लोग, इसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाए तो भारत के बारे में फिर मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी इसी परिवार में रहते हैं, मतलब इस सोसाइटी का, इस समाज का सबसे अमीर परिवार जो है वो सी है। और इस जो है सोसाइटी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो रहते हैं वो भी भाई सी के घर में ही रहते हैं। अब ये बात कैसे, ये बात कब पॉसिबल है, ये ऐसा कब संभव है? सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से बताइए क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट विल बी द केस? नहीं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर देखिए, मैंने बताया सब में 5 ही है ना। ये देखिए मैंने बता दिया पहले ही, सभी घर के अंदर 5 ही सदस्य हैं। सभी घर के अंदर 5 सदस्य ही हैं, ज़्यादा नहीं है भाई, सभी घर के अंदर 5 ही लोग हैं। देयर इज 5 मेंबर इन ईच फैमिली,
चलिए, नहीं पता सर। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब ये होगा, देखिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब ये है कि इस सी के परिवार में है क्या, असल में सी के परिवार में कोई एक ही कमाता है और उसके पास तो 65 लाख रुपए आते हैं, बाकी चार कुछ नहीं करते, बाकी चार कुछ नहीं करते, बाकी चार कुछ नहीं करते। इसके घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 में से एक ही कमाता, बाकी चार कुछ नहीं करते। बाकी परिवारों के अंदर क्या है, लगभग सभी कुछ ना कुछ कमाते हैं। इसके घर में 5 लोग हैं तो कोई 2 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, सभी कुछ ना कुछ कमाते हैं। इसका मतलब सी परिवार के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग इसलिए हैं क्योंकि पैसा किसी एक ही के पास है। पैसा कोई एक ही कमा रहा, सारे नहीं कमा रहे। 4 लोग ऐसे ही बैठे हैं, 4 लोग क्या है, ऐसे ही बैठे हैं। ये परिवार सबसे ज्यादा गरीब इसलिए है क्योंकि इसमें पैसा क्या है, किसी एक के पास है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे देश में गरीबी का एक बड़ा कारण, हमारे देश में जो 100% जनसंख्या है, जो 100% पॉपुलेशन है, 100% जो पॉपुलेशन है, उसमें तकरीबन जो है, हमारे देश में 100% पॉपुलेशन है और 100% देश के अंदर पैसा या वेल्थ है। देश का लगभग 80% पैसा देश के कुछ खास 15 से 20% लोगों में बटा हुआ है। मतलब देश का 80% जो पैसा है वो खास कुछ 15-20% लोगों के पास है, और बाकी की जो बची हुई 80% जनसंख्या है, बाकी की जो बची हुई 80% जनसंख्या है, उसमें केवल 20% पैसा बटा हुआ है। इसका मतलब, इसको कैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, कि हमारे देश के अंदर क्या है, इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा है। इसको हम कहते हैं आय में असमानता। इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा है, आय में असमानता ज्यादा है। तो होता क्या है ऐसे केस में, जो अमीर और गरीब के बीच का गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में होता क्या, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब वहीं पर गरीब बना रहता है। उसकी अब अपनी गरीबी की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता, और मिडिल क्लास वाला तो वहीं फंसा रहता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिस वन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी। भारत में गरीबी, देखिए हम कभी सोने की चिड़िया हुआ करते थे, है ना, हमारे पास बहुत पैसा था, बहुत वेल्थ था, अंग्रेजों के लूटने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बचा। बट द पॉइंट इज दैट उस पुराने जमाने में भी पैसा, जो वेल्थ है, वो कुछ खास लोगों के पास, कुछ राजा महाराजा या उनके जान पहचान वाले लोग, इनके रिश्तेदार, उनके साथ के कुछ खास लोगों के पास था। बाकी लोगों में पैसा, बाकी लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, पैसा बाकी लोगों में बटा हुआ नहीं था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि जनसंख्या ज़्यादा, अगर जनसंख्या की वजह से यार गरीबी होती तो चाइना को तो और ज़्यादा गरीब होना चाहिए था, बिकॉज चाइना इज हैविंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अभी फिलहाल नंबर 1 पर है, हम भले उसको पीछे छोड़ दें। तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग चाइना में पाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे तो इंडिया इज वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट 5th रिचेस्ट इकोनॉमी, है ना। हम टॉप वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में हमारा नंबर आता है। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नंबर आता है, हम 4 नंबर पर भी आ जाते हैं। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आने के बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा जब गरीब लोग आप खोजने निकलते हो किसी देश के अंदर हैं, तो उसमें भी हम टॉप 3 रैंक के अंदर आते हैं। मतलब शुरुआत के जो है 1, 2, 3 नंबर, नाइजीरिया वगैरह देशों को छोड़ दीजिए, तो दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा नंबर बना रहता है, टॉप 3 के अंदर हम रहते हैं। तो ये एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि भारत में क्या है, इनकम डिस्पैरिटी है, आय में असमानता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आय में असमानता को खत्म करने के लिए क्या किया जाए। एक काम करते हैं, अंबानी साहब से कहते हैं, रतन टाटा साहब से कहते हैं कि देखो साहब, तुम लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है, हमको अमीर और गरीब के बीच की खाई भरनी है, अपना पैसा लाओ और हमको गरीबों में बांटना है, सो दैट आय में असमानता को, ये जो अमीर गरीब की खाई है, इसको कम किया जा सके। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है, अगले का बिजनेस चल रहा है, अगले के परिवार वालों ने मेहनत कर रखी है, फैमिली बिजनेस बना रखा है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, आप भी काम करिए, हम लोग भी काम करें, हम भी पैसे बना सकते हैं। तो सरकार कभी ऐसा करे कि उनसे पैसा लेके हम में बांट दे, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार कुछ ऐसा करती है जिससे हम आय में असमानता या इनकम डिस्पैरिटी को कम कर सके? बिल्कुल करती है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा।
आपने सुना होगा देश में सरकार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है ना, समाज कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। जो गरीब लोग हैं देश के, उनके लिए सरकार ने एजुकेशन फ्री कर रखा है, शिक्षा उनके लिए फ्री है। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू जो है 5 लाख रुपए का आपका ट्रीटमेंट आराम से किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्राइवेट जो टाई अप हॉस्पिटल, उसमें आप करा सकते हैं। तो शिक्षा फ्री हो गई, एजुकेशन फ्री हो गया, साथ ही साथ जो है आपका हॉस्पिटल या फिर ट्रीटमेंट, इलाज जो है वो मुफ्त हो गया। इसके अलावा साथ ही साथ सरकार खाने के लिए फूड ग्रेन्स देती है ना। आपका जो है पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो देश में गरीब लोग हैं उनको जो है सरकार की तरफ से राशन जो है मुहैया कराया जाता है, राशन दिया जाता है। तो राशन मिल गया। इसके अलावा जो बाकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से मदद करती है। अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलती है सरकार, और वो टैक्स फिर ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनमें जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है। और ये इसलिए खर्च किया जाता है ताकि सरकार गरीब लोगों को बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं अगर उपलब्ध करा दे तो वो लोग अगर मेहनत करते रहें तो वो ताकि अपनी गरीबी से बाहर निकल आएँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर साल गरीबी से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठाया और अपने आप के लेवल को इंक्रीज़ किया और उस गरीबी रेखा से बाहर निकल आए। लेकिन कुछ लोगों को क्या कहते हैं ना, आजकल भारत में एक ट्रेंड चलता है चॉइस पॉवर्टी का, है ना। चॉइस पॉवर्टी आजकल एक लेटेस्ट बहुत कंसेप्ट है, इस पर बहुत डिबेट होती है। आप न्यूज़पेपर में देखो, ये वर्ड आपको मिलेगा, चॉइस पॉवर्टी। चॉइस पॉवर्टी क्या होती है? इच्छा से गरीब। मतलब मैं गरीब हूं तो मेरे को गरीब बने रहने में मजा आ रहा है। भाई क्यों मजा आ रहा है? मेरे को मुफ्त का राशन मिल जा रहा है, मुफ्त की दवाइयाँ मिल जाएंगी, मुफ्त का इलाज मिल रहा है, खाने पीने के लिए खा पी के आराम से पड़ा हुआ हूँ, क्या दिक्कत है ना। एक वो आपने एक छोटी सी स्टोरी आपने सुनी होगी अक्सर। क्या स्टोरी थी कि दो लड़के थे, वो आपस में बैठे हुए थे, ठीक है। एक लड़का बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दूसरा आराम से पढ़ा रहता, उसको पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता। तो जो पढ़ाई नहीं करता है ना, तो उससे जो बंदा पढ़ने वाला है वो पूछता है, भाई तू पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं करता? तो जो पढ़ता नहीं वो कहता, भाई तू पढ़ लिख के क्या करेगा? तो कहता, भाई पढ़ लिख के मैं बड़ा आदमी बनूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, है ना, अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी। बोला, तो उससे क्या होगा? भाई तो फिर मैं आराम की ज़िंदगी बिताऊंगा और सुकून से रहूंगा, है ना, आराम से सोऊंगा, खाऊं पीऊंगा। बोला, तो इतनी, जो दूसरा वाला बोलता, वो बोलता कि भाई तू इतनी मेहनत करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, कमाने के बाद फिर तू आराम करेगा, और वो आराम तो मैं अभी से कर रहा हूँ। तो पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था और फिर से वो आराम से चद्दर तान के सो गया कि भाई ले दे के जब आराम ही करना है तो अभी से आराम कर लेते हैं। तो ये होता है चॉइस पॉवर्टी। कुछ लोग गरीब गरीब बने रहना चाहते हैं और गरीबी में उनको मज़ा आता है, एंड दे आर बेसिकली पुअर बाय द चॉइस। वो गरीबी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं कि सरकार गरीबी से बाहर निकाल देगी तो काम करना पड़ जाएगा। सो ये भी कई बार आपको केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लॉरेंज कर्व पर पहुंचते हैं। अब आपको इतनी कहानी अगर समझ में आ रही है तो आप लॉरेंज कर्व समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप एक लिखना चाहें तो कहीं साइड में लिख सकते हैं, आय में असमानता। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द पॉवर्टी इज इनकम डिस्पैरिटी। आय में असमानता ज़्यादा होती है, इसीलिए सरकार अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है ताकि वो नीचे वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पैसा क्या कर सके, खर्च कर सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट reason for poverty is इनकम डिस्पैरिटी। इनकम डिस्पैरिटी को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहते हैं, आय का असमान वितरण भी कहते हैं, है ना। तो भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? आय में असमानता। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये एक गरीबी का बड़ा बड़ा कारण है, ठीक है। चलिए देखिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा कारण है, वन ऑफ द बिगेस्ट कारण, बड़े कारणों में से एक है, ठीक है। चलिए देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
चलिए देखिए, इतनी बातें सभी को क्लियर है, समझ में आ गई, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए लिख लिया सभी ने, तो बात करते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट की। चलिए चलिए हम लोग एक जो है ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है इनकम की, पॉपुलेशन के, है ना। इसको लिखते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। संचित जनसंख्या प्रतिशत। संचित जनसंख्या प्रतिशत मतलब इस एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर हमारे पास क्या है, जनसंख्या। लिखना कुछ नहीं, केवल बोर्ड पर फोकस करिए अभी। एंड दिस वाई एक्सेस इज व्हाट, ये हमारे पास है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। इस एक्सिस पर है हमारे पास संचित आय प्रतिशत। संचित आय मतलब कलेक्टिव, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा, टोटल देश की आय, है ना। संचित आय प्रतिशत, आय प्रतिशत, ठीक है। आसान भाषा में कहूं तो वाई एक्सिस पर है इनकम, एक्स एक्सिस पर है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक, देखिए ये हमारे यहाँ जीरो रेफरेंस पॉइंट है। यहां मान लेते हैं देश की 20% जनसंख्या, 40% जनसंख्या, 60% जनसंख्या, 80% जनसंख्या, और मान लेते हैं 100% जनसंख्या। ये है जनसंख्या, देश की 20% जनसंख्या, 40%, 60%, 80 और 100, ठीक है। ऐसे इस एक्सिस पर है हमारे पास इनकम, तो यहाँ पर है देश की 20% इनकम, यहाँ पर है देश की 40% इनकम, यहाँ पर है देश की 60% इनकम, यहाँ है 80% इनकम, और ऊपर मान लेते हैं 100% इनकम। ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर 100% इनकम, ठीक है, 100% इनकम। ये है इनकम और ये हमारे पास ये है, ठीक। बोर्ड पर देखिएगा, बनाइएगा मत साथ में, पहले समझ लीजिए। एक बार दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान है, नहीं भी बनाएंगे तब भी इसके सारे जवाब आप दे देंगे, ग्राफ से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन बनेंगे। और ये ग्राफ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इस ग्राफ को समझ लीजिए। इसी तरीके से आगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ पढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, ले सपोज ये कोई पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, और इस पॉइंट को अगर मैं मैच करने की कोशिश करूं, देखिए अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे मैच करूं तो यहां से हमको क्या बात पता चलती है, इस पॉइंट से हमको ये बात पता चलती है, देखिए ध्यान से, कि देश की 20% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा बटा हुआ है। क्या है, इस पर हमारे पास क्या है, जनसंख्या, यहां पर लोग हैं ना, इस एक्सिस पर हमारे पास क्या है, लोग हैं, दीज आर द पॉपुलेशन, है ना, यहाँ हमारे पास लोग हैं, ठीक, ये जनसंख्या है।
और यहां हमारे पास क्या है, पैसा है, मतलब इनकम है। अगर ये मैं पॉइंट लेता हूं, कंसिडर करता हूं, तो इस पॉइंट से मैं ये पता चलता है कि देश की 20% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा बटा हुआ है। इसका मतलब पैसा सभी में बराबर बटा हुआ है। 20% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट को एक और आगे पॉइंट बनाऊं, देखिए अगर मैं यहां पर कोई बिंदु लूं ऐसे ही, तो यहां इस बिंदु को देखिए, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अब आपको ये देखने को मिलेगा देश की 40% जनसंख्या के पास, 40% पॉपुलेशन के पास देश का 40% पैसा जो है वो बटा हुआ है। 40% जनसंख्या के पास 40% पॉपुलेशन के पास 40% पैसा बटा हुआ है, मतलब पैसा बराबर तरीके से बांटा गया। ऐसी में अगर और पॉइंट्स मिलाते जाऊं तो होगा क्या भाई, आपको एक ऐसी 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। हालांकि सीधी बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, लेकिन अगर मैं ऐसे पॉइंट्स बनाते जाऊं तो यहाँ पर आपको इस तरीके की एक 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, है ना। इसको बस समझने की कोशिश करिएगा। वी डोंट वांट द एग्जैक्ट ग्राफ, लेकिन हाँ इसको अगर मैं ऐसी एक लाइन खींचता हूं तो ऐसी हमें क्या मिलेगी, 45 डिग्री की 45 डिग्री की एक सीधी रेखा मिलेगी। और ये जो 45 डिग्री की सीधी रेखा होती है फ्रेंड्स, इसको हम लोग नाम देते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। इसको क्या नाम दिया जाता है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णतया समता रेखा। इसको नाम दिया जाता है पूर्णतया समता रेखा, पूर्णतया समता रेखा, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। व्हाट इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी? ये 45 डिग्री की एक लाइन होती है, 45 डिग्री की सीधी रेखा होती है, जो कि ये दर्शाती है कि पैसा जो है, जो देश के अंदर जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बराबर तरीके से बांटा गया है। सो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी कितने डिग्री की लाइन होती है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा, ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री की बिल्कुल सीधी रेखा होती है। और उस रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया समता रेखा, या फिर कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। What is line of perfect equality? It is a 45 degree straight line which represents that income has been distributed equally amongst the population of the country. देश का जो भी पैसा है वो देश की जनसंख्या पर बराबर तरीके से बटा हुआ है। 20% लोगों पर 20% पैसा, 40% पर 40, 60 पर 60, 80 पर 80, 100 पर 100। ये बहुत ही एक आइडियल लाइन है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर 100% पैसा 100% इक्वली वहां के देश के लोगों में बटा हो। ये एक आइडियल कंडीशन है, जिससे हम कुछ समझने के लिए इसमें हम कुछ पॉइंट्स कंसेप्ट निकालेंगे, फिर अभी हम बात करेंगे। पहले देखिए इतनी बात सभी को क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ इतना समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ें। इसी में हम कुछ कर्व बनाएं। इतनी बात सभी को क्लियर है? What is line of perfect equality? Line of perfect equality is a 45 degree straight line. 45 डिग्री की सीधी रेखा होती है, जो कि ये दर्शाती है कि पैसा बराबर तरीके से बटा हुआ है, आय में बिल्कुल भी असमानता नहीं है। तो दिस इज केस ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, पूरी तरीके से पैसा बटा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, एक बार कमेंट कर दिए तो मेरे को थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ें। कमेंट करिए फटाफट। क्लियर है, ओके, गुड वन। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब मैं यहां पर अब एक दो लाइनें बनाता हूं या दो ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका, इसको कलर मान लेते हैं आपका येलो कलर ही ऑलमोस्ट, और दूसरा में एक
पिंक कलर ले लेता हूँ। हाँ आई थिंक दोनों लाइनें आपको दिख रही होंगी। चलिए इसको अगर मैं ग्रीन ले लेता हूँ तो और अच्छे से देखिए। चलिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये जो अंदर वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं, लाइन है यूएसए की, किसकी, अमेरिका की। और ये जो लाइन है दूसरी वाली जो डबल लाइनें खींची हैं, ये है लाइन इंडिया की, IND लिख देता हूँ, इंडिया की। देखिए आपको यहां से क्या पता चलता है, देखिएगा इस ग्राफ को देखिए ध्यान से और हमें क्या समझ में आता है, देखिए ध्यान से। अच्छा अब थोड़ा सा हकीकत को देखते हैं, क्या है रियलिटी, देखते हैं रियलिटी चेक करते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 40% वाले से मैं दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा साफ दिखे। देखिए ये देश की 40% जनसंख्या, यहां पर पॉइंट देखिए, यहां पर देश की 40% जनसंख्या ये है ना, 40% जनसंख्या, देश की 40% जनसंख्या के पास इस पॉइंट को अगर मैं यहां से मैच कर दूं, मान लेते हैं इसको मैं ऐसे मैच कर देता हूं और मान लेता हूं ये 10% है। देश की 40% जनसंख्या के पास केवल और केवल देश का 10% पैसा बटा हुआ है। ये हालात हैं भारत के। अगर यही केस हम चेक करें अमेरिका के केस में, तो अमेरिका के केस में देखिए आपको क्या दिख रहा है, अमेरिका के केस में क्या दिख रहा है, अमेरिका में 40% जनसंख्या पर तकरीबन मान लेते हैं 20% पैसा बटा हुआ है। देखिए अमेरिका का हाल देखिए, अमेरिका ये है, अमेरिका के 40% जनसंख्या पर अमेरिका का 20% पैसा बटा हुआ है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि भारत में 40% पर केवल 10% पैसा और अमेरिका में 40% पर 20% पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में आय में असमानता ज्यादा दिख रही है और अमेरिका में आय में असमानता विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया भारत की तुलना में क्या है, कम है। भारत में आय में असमानता ज्यादा और अमेरिका के अंदर आय में असमानता आपको कम देखने को मिलेगी। ये जो कर्व जैसा बन रहा है, ये जो कर्व जैसा बन रहा है, इसी को मैक्स लॉरेंज साहब इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कर्व बनाया और इस कर्व को जाना जाता है लॉरेंज कर्व के नाम से। इसी कर्व को नाम से जाना जाता है लॉरेंज कर्व के नाम से, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व, इसी को हम लॉरेंज कर्व कहते हैं। ये जो आपको कर्व देखने को मिल रहा है यही है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या दिखाता है, लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट्स इनकम डिस्पैरिटी। लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है, आय में असमानता दिखाता है। किसी देश का अगर लॉरेंज वक्र पूर्णतया समता रेखा से, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी से जितना दूर जाता जाएगा, आप इस लाइन से जितना दूर रहेंगे आय में असमानता उतनी ज्यादा होगी, उतनी इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा। भाई सीधी सी बात है, ऐसे दिमाग में बैठाइए, ज्यादा गैप, अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा गैप तो ज्यादा आय में असमानता, और आपके देश के लॉरेंज कर्व और पूर्णतया समता रेखा के बीच में गैप कम, तो आय में असमानता क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे आप पूर्णतया समता रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे आय में असमानता बढ़ती चली जाती है। आप जितना पास आएंगे लॉरेंज कर्व, आप जितना पास आएंगे पूर्णतया समता रेखा के, मतलब लॉरेंज कर्व जितना क्लोज रहेगा पूर्णतया समता रेखा के, उतनी आय में ज्यादा समानता होगी, उतनी ज्यादा परफेक्ट इक्वलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं डेनमार्क, स्वीडन वगैरह देश बनाऊं तो ये इस लाइन के पास मिलेंगे, बहुत क्लोज मिलेंगे आपको। यहां पर डेनमार्क, स्वीडन वगैरह इनको बना दो तो काफी पास मिलेंगे। तो लॉरेंज कर्व इज बेसिकली व्हाट इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको ग्राफ से ये दर्शाया जा रहा है कि किसी कंट्री के अंदर इनकम डिस्पैरिटी कैसी है। इसको बना लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, इसको बना लीजिए सभी लोग, फिर लिखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। देखिए सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है, कमेंट करिए, फिर मैं आपके डाउट्स अगर कुछ हो तो पूछिए, बताइए, कमेंट करिए सभी को।
सभी लोग कमेंट करिए। चलिए, क्लियर है सभी को? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट इनकम डिस्पैरिटी। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय में असमानता को दर्शाता है। अब आई डोंट थिंक कि मेरे को ये लिखने की जरूरत है कि लॉरेंज वक्र से दूर जाएंगे तो आय में असमानता बढ़ जाएगी, पास आएंगे तो घट जाएगी। आई डोंट थिंक ये लिखने की जरूरत है, ये आप समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से, पूर्णतया समता रेखा से जितना दूर जाएंगे उतनी आय में असमानता ज़्यादा, और जितना पास में रहेंगे उतनी आय में असमानता कम, उतनी इनकम डिस्पैरिटी क्या होगी? कम होगी। सो मोर फार यू आर, मोर इनकम डिस्पैरिटी, मोर क्लोज यू आर, लेस इनकम डिस्पैरिटी। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? इनकम डिस्पैरिटी को दर्शाता है इन ग्राफिक्स फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में। सो लिख लेता हूं पॉइंट। लॉरेंज कर्व represents income disparity in graphical form. लॉरेंज वक्र के द्वारा, लॉरेंज वक्र के द्वारा आय में असमानता को दर्शाया जाता है। So what is basically represented by the Lorentz curve? Lorentz curve represents income disparity. Lorentz curve क्या दर्शाता है? आय में असमानता को दर्शाता है, इनकम डिस्पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनिए, लॉरेंज कर्व में एक कमी है ना, एक प्रॉब्लम थी इन लॉरेंज कर्व के अंदर। लॉरेंज कर्व के अंदर समस्या भाई ये है कि लॉरेंज कर्व इज ओनली एंड ओनली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आपको ग्राफ के माध्यम से आप ग्राफ देखेंगे और ये बता सकते हैं कि इनकम डिस्पैरिटी ज़्यादा है या कम है। इसमें हमें कोई न्यूमेरिकल नंबर या न्यूमेरिक्स नंबर कोई नहीं मिल रहे थे, हमें कोई नंबर नहीं मिल रहे थे जिस नंबर को मैं देख के बता दूं, जैसे आपके 5 अंक हैं, मेरे 2 अंक हैं, तो मैं बता दूं आप में आय में असमानता ज़्यादा है या कम है। नहीं, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं बता पाए लॉरेंज साहब। लॉरेंज साहब का जो लॉरेंज कर्व था वो केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, मतलब आप ग्राफ को तो देख के समझ जाएंगे कि हाँ आय में समानता ज़्यादा है या कम है, लेकिन कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं था इसके पास। ठीक है, मैथमेटिकल नंबर ये नहीं दे पाए। ओके,
अब इन्हीं की कमी को दूर करने के लिए एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हुए कोरेडो गिनी, उन्होंने क्या किया, लॉरेंज कर्व का यूज करके एक गिनी कोफिशिएंट बनाया। गिनी कोफिशिएंट बनाया, गिनी गुणांक बनाया, किसका, लॉरेंज कर्व का यूज करके। और उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की इनकम डिस्पैरिटी को, है ना। तो इनकम डिस्पैरिटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक, जिसको हम समझते हैं, ठीक है। अब चूंकि अभी हमने लॉरेंज कर्व पढ़ा है तो उसको हम लोग समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, हमने देखा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। तो मैं आपसे भी ये बात कर रहा था कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, जो आय में असमानता है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक अब आपको थोड़ा ब्राइट दिख रहा होगा, ठीक है। जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तो वो था जो हमने देखा, ठीक है। वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा किससे, लॉरेंज कर्व के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, अब आई थिंक ज़्यादा ब्राइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे गिनी कोफिशिएंट के बारे में, जो कि लॉरेंज कर्व का ही यूज़ करके बनाया जाएगा और इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी इन मैथमेटिकल फॉर्म, नंबर्स के फॉर्म में। देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए समझते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, गिनी कोफिशिएंट की, किसकी, गिनी गुणांक की। गिनी गुणांक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। लिखना कुछ नहीं, बोर्ड पर देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर कॉपी में लिखिएगा। पहले बोर्ड पर फोकस करिए, ठीक है। देखिए, दिस वन इज इन द मैथमेटिकल फॉर्म, गिनी गुणांक, ठीक है। अभी हम सभी ने लॉरेंज कर्व पढ़ा, ठीक है। देखिए, अब आपको जो कि काफ़ी चीज़ें पता है लॉरेंज कर्व के बारे में, तो लॉरेंज कर्व में यहाँ ऐसे बना दे रहा हूँ। 20%, 40%, जनसंख्या 60, 80 और मान लेते हैं यहाँ 100, ठीक है। 20, 40, 80 और 100, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थी इनकम, यही था भी लॉरेंज कर्व। यहाँ हमारे पास थी इनकम और यहाँ हमारे पास थी पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है। यही तो पढ़ा था भी लॉरेंज कर्व में, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ मान लेते ये मिला हुआ, ठीक है। एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये हमारा, देखिए ये आपको पता है ये पूर्णतया समता रेखा है। अभी मैंने आपको बताया 45 डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री की जो सीधी रेखा है, इसको हम पूर्णतया समता रेखा कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। और ये हमारा लॉरेंज कर्व है। मैंने पूर्णतया समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के स्पेस को माना ए।
ए को मैं मान लेता हूं ये शेडेड पोर्शन है। ए क्या है? ये लाइन वाला पोर्शन, ये ए है। और ध्यान से फोकस करिएगा, समझिएगा। ये हमारा जो पोर्शन है, ये जो लाइन वाला पोर्शन है, ये है ए। ए क्या है? वो पोर्शन जो कि है बीच में लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड बिटवीन द लॉरेंज कर्व। ठीक है, वो ए का एरिया है। ठीक, और नीचे का जो खाली स्पेस है, इस लॉरेंज वक्र के जो नीचे का जो खाली स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, ये है बी। ये है क्या? बी। वो है ए, ये है बी। ठीक है, आई थिंक ए बी सभी को समझ में आ रहा है। ए क्या है? ए इज द एरिया बिटवीन द लॉरेंज कर्व एंड बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। पूर्णतया समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का जो जगह है वो ए है, और एरिया बिलो द लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र के नीचे का जो जगह है वो क्या है? बी है। ठीक, चलिए अब गिनी कोफिशिएंट साहब ने, कोरेडो गिनी ने एक फॉर्मूला दिया। मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। देखिए, गिनी कोफिशिएंट साहब ने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ए का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी का क्षेत्रफल। गिनी कोफिशिएंट साहब ने ये एक फॉर्मूला दिया। कुछ नहीं फॉर्मूला दिया, आराम से दिमाग में बैठाने के लिए। गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला है ए बटा ए प्लस बी। ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है। ए बटा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, क्या है? एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए असल में क्या है? एरिया बिटवीन द, ये है एरिया बिटवीन द लॉरेंज कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, और बटे एरिया ऑफ ए प्लस बी, ए और बी का एरिया। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हम एक केस पढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए केस पढ़ते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। केस वन आते, पहला केस देखिए, केस वन। केस वन हम फ्रेंड्स क्या मानते हैं? केस वन हम मानते हैं एरिया ऑफ बी बराबर 0। हम मानते हैं बी का क्षेत्रफल 0 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी आर कंसिडरिंग एरिया ऑफ बी इक्वल टू 0। बी का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। तो मैथ्स लगाइए, बी का क्षेत्रफल 0 मतलब बी 0, यहां 0 पुट कर दें तो पर क्या बचेगा? ए बटा ए, और ए बटा ए लिखेंगे तो गिनी गुणांक की वैल्यू कितनी मिलेगी? गिनी कोफिशिएंट बराबर मिलेगा कितना? 1। भाई यही तो होगा। अगर मैंने बी का क्षेत्रफल 0 कर दिया, यहां देखिए फॉर्मूले में, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा? ए बटा ए का क्षेत्रफल बटे ए का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? ए 1। अब इसका ग्राफ में मतलब समझते हैं क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका ग्राफ में मतलब देखिए क्या है। मैं कह रहा हूं बी का क्षेत्रफल 0 है। क्या है? बी का क्षेत्रफल 0। पहले सोचिए बी है क्या? बी है एरिया बिलो द लॉरेंज कर्व। ये आपका लॉरेंज कर्व है, इसके नीचे की जो खाली जगह है ये पूरी, ये क्या है? बी। और हम कह रहे हैं बी 0 हो जाए। तो बी 0 कब संभव है? जब ये पूरा लॉरेंज कर्व उठकर इसी पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, पूरा लॉरेंज कर्व ऐसे बन जाए। भाई लॉरेंज कर्व के नीचे कोई जगह ही ना छोड़ो, लो पूरा लॉरेंज कर्व इसी पर आ जाए, तब क्या हो जाएगा? बी 0। भाई लॉरेंज वक्र के नीचे की जगह भी, और लॉरेंज वक्र यहां से उठ के पूरा ऐसे बन जाए, तो क्या हो जाएगा? बी 0। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जो है पूर्णतया समता रेखा से सबसे दूर चले गए। ये देखिए पूर्णतया समता रेखा से सबसे फारेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर चले गए। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर गिनी गुणांक की वैल्यू 1 है, अगर ये गिनी गुणांक की वैल्यू 1 है, तो ये दर्शाता है केस किसका? परफेक्ट इनइक्वालिटी का। ये केस किसका दर्शाता है? परफेक्ट इनइक्वालिटी का। ये दर्शाता है पूर्णतया असमानता, पूर्णतया असमानता। इसका मतलब यह है कि पैसा किसी एक के पास है, बाकी किसी को मिला नहीं। आइडियल केस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए आइडियल केस आपको समझना पड़ेगा।
तो इसका मतलब यह है कि अगर गिनी गुणांक की वैल्यू 1 है, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो ये दर्शाता है क्या? परफेक्ट इनइक्वालिटी का केस। ये दर्शाता है पूर्णतया असमानता का केस। और ये गिनी कोफिशिएंट की होती है मैक्सिमम वैल्यू। गिनी गुणांक की अधिकतम वैल्यू होती है क्या? होती है 1। और ये 1 का मतलब क्या होता है? ये दर्शाता है पूर्णतया असमानता का केस होता है। दिस वन इज अ केस ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये पहला केस था हमारा। भाई सीधी सी बात, आप सबसे दूर चले गए तो सबसे ज्यादा असमानता रहेगी। तो चलिए समझ में आ गया। मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपके डाउट्स में लेता हूं। कोई डाउट हो बिल्कुल पूछिए आराम से। देखिए अगला केस यही मैं दूसरा देखता हूं। ठीक है, चलिए केस सेकंड। केस सेकंड हम क्या करते हैं? अब एरिया ऑफ ए 0 कर देते हैं। केस सेकंड क्या है? एरिया ऑफ ए बराबर 0। अब हम ए का क्षेत्रफल 0 कर देते हैं। ए 0 कर दीजिए। तो आपको पता है 0 बटा समथिंग क्या होता है? 0 होता है। भाई 0 को किसी भी चीज से भाग दे देंगे, 0 से कुछ भी, 0 अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? गिनी कोफिशिएंट 0। अच्छा चलिए, ये तो मिल गया 0। अब मतलब क्या हुआ इसका? देखिए ध्यान से। ए 0 हो जाए। अच्छा, ए 0 होने का मतलब क्या है? पहले सोचिए ए क्या है? ए जो है लॉरेंज वक्र और पूर्णतया समता रेखा के बीच की जगह ए है। ए को अगर आप 0 करना चाहते हैं, मतलब इस लाइन लॉरेंज वक्र और पूर्णतया समता रेखा के बीच की कोई जगह बचे ही ना। इसका मतलब अगर लॉरेंज कर्व पूरी तरीके से इस पूर्णतया समता रेखा पर चिपक जाए, देखिए ये पूरा इसी पर आ जाए, लॉरेंज वक्र जो है अगर पूरी तरीके से इस पूर्णतया समता रेखा पर ही आ जाए, तभी ऐसा संभव है कि ए जो है 0 हो जाएगा। और ये केस हमें भाई क्या मिलेगा? ये केस मिलता है हमें, ये केस हमें मिलता है परफेक्ट इक्वालिटी का। दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ये केस है किसका? पूर्णतया समानता का। मतलब पैसा पूरा का पूरा 100% बटा हुआ है, सब पर बराबर पैसा बटा हुआ है। प्रैक्टिकली ये भी संभव नहीं है। और ये होती है गिनी गुणांक की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो कोरेडो गिनी साहब ने क्या कमाल करके दिखाया? कोरेडो गिनी साहब ने 2 केस निकाले। एक में गिनी गुणांक की वैल्यू 1 आई और दूसरे में गिनी गुणांक की वैल्यू 0 आई। और इनका ये मानना है गिनी गुणांक 0 और 1 के बीच में होता है, जिसमें 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, पूर्णतया असमानता। 1 मतलब गैप सबसे ज़्यादा, 0 मतलब गैप खत्म। तो हम क्या चाहते हैं? हम गैप 0 ही चाहते हैं। तो जितना कम होगा उतना अच्छा। देखिए इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बनाइए। देखिए क्लियर है सभी को? जी, गिनी गुणांक की वैल्यू 1 तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। और गिनी गुणांक की वैल्यू 0 मतलब केस किसका है? परफेक्ट इक्वालिटी का है, पूर्णतया समानता या पूर्णतया समानता, परफेक्ट इक्वालिटी। दैट मीन्स वट एवर द फंड इज देयर दैट हैज बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पैसा बिल्कुल बराबर तरीके से, बिल्कुल समान तरीके से बटा हुआ है, एंड दैट इज द केस। बना लीजिएगा सभी लोग, लिख लीजिए इसको। तो भाई जो समस्या थी जो है लॉरेंज कर्व के साथ, उसको समाधान किया उसका किसने? कोरेडो गिनी साहब ने। तो गिनी साहब ने उसका समाधान करके दिया।
ठीक है, चलिए लिख लिया सभी ने, कमेंट कर दिया हाँ सर लिख लिया। आपको ये फॉर्मूला बनाने के लिए, लिखने के लिए नहीं, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि गिनी गुणांक की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, गिनी गुणांक की 1 है इस वैल्यू, इसका मतलब क्या है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल भी पूछे, एरिया वगैरह दे दे तो निकाल लोगे यार, गिनी गुणांक की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ए दे रखा है, एरिया ऑफ बी दे रखा है, गिनी गुणांक निकालना है तो आपको पता है ए बटा ए प्लस बी, दोनों का एरिया लेके डिवाइड कर देना, निकाल आएगा गिनी गुणांक। कंसेप्ट अगर आपको पता है सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं गिनी स्केल की। अब इन्होंने साहब ने एक स्केल भी बना दी, गिनी स्केल देखिए क्या है। गिनी स्केल की न्यूनतम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ये गिनी गुणांक की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 का मतलब अब तो आप समझ चुके हैं, 0 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, पूर्णतया नॉट इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, पूर्णतया समानता। और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। चलिए मैं अगर ऐसी कोई रैंडम पॉइंट लिखूं, रैंडम कोई नंबर लिखूं, मान लेते हैं मैंने एक नंबर दिया 0.6 और 0.4 है ना, मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ इंडिया, यहाँ लिखा यूएसए, यहाँ लिखा डेनमार्क, यहाँ लिखा पाकिस्तान। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जितना 1 की तरफ आओगे, जितना आप 1 की तरफ आओगे उतनी आय में असमानता बढ़ती जाएगी, है ना, पूर्णतया असमानता। मैं समानता लिख दिया हिंदी में, असमानता, ठीक है, पूर्णतया समानता, परफेक्ट इक्वलिटी, परफेक्ट इनइक्वालिटी, पूर्णतया असमानता। जितना आप इधर जाओगे असमानता बढ़ेगी, इधर की तरफ जाओगे तो असमानता बढ़ेगी, इनइक्वालिटी की तरफ भागोगे और 0 की तरफ आओगे तो गैप कम होगा, इधर आओगे समानता की तरफ। ये आपकी गिनी स्केल है। तो अगर कोई पूछे गिनी स्केल क्या होती है तो ध्यान रखिएगा। नहीं, कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं क्या लॉरेंज कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से ऊपर हो सकता, नहीं है। ये इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा फिरोज, क्योंकि पैसा लोगों में बढ़ता है, लोग पैसे में नहीं बढ़ते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बना लीजिए फिर इसको बताता हूं। अगर आपने इस कर्व को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये कर्व को ऊपर बना दिया, तो इसका मतलब लोग पैसे पर बंटने लगे। तो लोग पैसे पर नहीं बढ़ते हैं, पैसा लोगों में बढ़ता है, ठीक है। मैं कहूँ 10 लोग 100 रुपए पर बटे हुए हैं तो ये सही नहीं है। तो जिस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीज़ बिलो द लाइन करते हैं। भाई 100% पैसा 100% में ही तो बढ़ सकता है, 100% पैसा 150% लोगों में तो नहीं करेंगे ना, 100 100 इक्वल करते हैं ना। हाँ, डेनमार्क के पास ज़्यादा इनकम इक्वालिटी है, यस, है ना। जितने स्कैंडिनेवियन नेशंस अगर आप देखें, डेनमार्क है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है ना, इन सभी देशों में अगर आप देखेंगे तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इसमें इनकम इक्वालिटी जो है वहाँ पर। और इसीलिए आपको हैप्पीनेस इंडेक्स और बाकी सभी इंडेक्स में ये काफ़ी अच्छा करते हुए ये देश आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू गिनी कोफिशिएंट की कितनी होती है भाई, 0 होती है। और ये केस होता है किसका, परफेक्ट इक्वालिटी का। मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और ये केस किसका होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी का, पूर्णतया असमानता का। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इतना।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं सेशन में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। अभी हम देखेंगे भारत में आय में समान, भारत में गरीबी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है ना। कैलोरी काउंट मेथड क्या है, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, उपभोक्ता खर्च के आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं, वो कैसे निकलता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि भारत में गरीबी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। बट फिलहाल ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने दोनों एक साथ डिस्कस कर दिए, ताकि आप रिवीजन करेंगे तो एक साथ आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर है सभी को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, इस सेशन को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।